दोस्तों राजस्थान वीडियो की क्लास में आज हम पढ़ने वाले एक और टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में सूखा एवं अकाल। सूखा एवं अकाल को समझने से पहले हम उनकी परिभाषा समझ लेते हैं। उनकी परिभाषा क्या है समझिए। वर्षा की कमी को मूल रूप से सूखा कहते हैं और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग सूखा से ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है ना, समझिए। ये तो है आपका राजस्थान चतुर्भुजा का। इसका जो पश्चिमी वाला भाग है ये किससे ग्रस्त है, सूखा से, जिसमें हम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वाला ये क्षेत्र हम पढ़ने को देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट करते हैं, अकाल क्या है। अकाल समझिए। अकाल पशु पक्षी और मानव की खाद्यान्न, चारा, पेयजल की कमी को क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। पशु पक्षी और मानव के लिए खाद्यान्न, चारा और पेयजल की कमी क्या कहलाती है, अकाल कहलाती है। ठीक है ना। आप एक चीज याद रखना, सरकार ने अकाल को अकाल नहीं कहा है, सरकार ने अकाल को क्या कहा है, अभाव कहा है। समझ लेना, सरकार ने अकाल को अकाल ना कह करके अभाव की संज्ञा दी है भाई साहब। उसने कहा है कि यदि राज्य में पशु पक्षी या मानव के लिए किसी खाद्यान्न, चारा या पेयजल में से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है तो उसको बोलेंगे अभाव। उसको क्या बोलेंगे, अभाव। ठीक है ना। तो सरकार ने अकाल को अकाल ना कह करके क्या कहा है, अभाव कहा है। राजस्थान राज्य में सूखा तथा अकाल से संबंधित एक कहावत प्रचलित है। समझिए वो कहावत कौन सी है। कहावत है, पग पोंगल धड़ कोठड़े, बाहु बाड़मेर, जाया लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर। इस कहावत का अर्थ होता है, पग मान होता है पैर, पगमान होता है पैर, और पोंगल जो है बीकानेर का एक क्षेत्र है भाई साहब, पोंगल। ठीक है ना, बीकानेर का एक क्षेत्र होता है। और बात करें धड़मान होता है धड़। देखिए, धड़ को समझने से पहले ये समझ लीजिए पग पोंगल क्या होता है। पग पोंगल का मतलब है सूखा का जो पैर हमको देखने को मिलता है, सूखा का पैर हमको बीकानेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सूखा का पैर हमको देखने को मिलेगा बीकानेर में। और बात करें धड़ कोठड़ी, धड़ का अर्थ है शरीर के नीचे का हिस्सा। समझिए, ये तो हो गया सिर और ये हो गया नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं धड़। यानी कि सूखा का जो धड़ है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कोठड़ा। कोठड़ा होता है बाड़मेर या फिर जोधपुर वाला क्षेत्र, या समझ लीजिए जो आपका मारवाड़ वाला क्षेत्र होता है, मारवाड़ वाले क्षेत्र का एक भाग है क्या, कोठड़ा। तो सूखा का जो धड़ है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मारवाड़ वाले क्षेत्र में। और बात करें बाहु यानी भुजा, भुजा मिलेगी आपको बाड़मेर वाले क्षेत्र में। जाया लादे का अर्थ होता है भाई साहब तलाश। क्या होता है, तलाश। तलाश का मतलब होता है, अगर आप राजस्थान में सूखा की तलाश करने जाओगे तो आपको वो जोधपुर में देखने को मिलेगी। और ठावो का अर्थ होता है ठिकाना, ठावो का अर्थ होता है ठिकाना। यदि आप राजस्थान में सूखा का ठिकाना देखने जाओगे तो वो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, जैसलमेर में। देखिए, आप इनका अर्थ कहीं बोल ना जाओ इसके लिए मैंने नीचे शब्दावली लिख दी है। समझिए, पग पोंगल होता है बीकानेर का क्षेत्र, कोठड़ा मारवाड़ का क्षेत्र, बाड़मेर जिला को बोलते हैं मालाड़ी क्षेत्र। ठीक है, जायलादे को बोलते हैं तलाश, और ठावे को बोलते हैं ठिकाना। ठीक है ना, आप इनको समझ लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इस कहावत को याद कर लेना, आ सकती है कहावत। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अकाल के प्रकार। अकाल कितने प्रकार का होता है, अकाल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है भाई साहब। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है समझिए। पहला होता है तृणाकाल। तृणाकाल यानी कि जब पशुओं को खाने हेतु चारा और घास की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं तृणाकाल। उसको क्या बोलते हैं, तृणाकाल। ठीक है ना। तो जब पशुओं को खाने हेतु चारा एवं घास की कमी हो जाती है तो उसको तृणाकाल बोलते हैं। बात करें हम जलाकाल की, जब मानव एवं पशुओं को पेयजल की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं जलाकाल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं जलाकाल। ठीक है ना। बात करें अगले अकाल की, तो अगला अकाल है अन्नकाल। देखिए, तृण अकाल तो होता है पशुओं के लिए। ठीक है ना, यानी कि घासा। तृण का मतलब होता है तिनका। ये हम वैसे हम ये सारे जो अकाल हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तृण अकाल, अन्नकाल, इनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अन्नकाल क्या होता है, जब मनुष्य को खाने के लिए अन्न की कमी हो जाती है, अन्नकाल कहलाता है। और अन्नकाल में विशेषकर क्या आती है, खाद्यान्न फसलें आती हैं। जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं उनकी यदि कमी हो गई तो क्या होगा, अन्नकाल होगा। ठीक है ना। अर्धकाल की बात करें तो 3 चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं। एक तो होती है अन्न, जल और चारा। ये तीनों चीज़ें मेन होती हैं मानव और पशुओं के लिए। यदि इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है, देखिए अर्धकाल क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी हो जाती है या फिर 2 चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसको कहेंगे अर्धकाल। कौन सी श्रेणी में रख देंगे उसको हम अर्धकाल की श्रेणी में रख देंगे भाई साहब, उसको अर्धकाल कहेंगे। ठीक है ना। अगर बात करें त्रिकाल की, अगर तीनों चीज़ों में से एक चीज़ की कमी नहीं होती है, 2 चीज़ों की कमी नहीं होती है, बल्कि तीनों ही चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम त्रिकाल। ठीक है, मैंने आपको तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। पहले कौन कौन सी हैं तीनों चीज़ें हैं त्रिकालों में। देखिए, मैंने आपको बताई थी तीनों चीज़ें, अन्न,
जल और चारा, तीनों चीज़ें हैं, अन्न जल और चारा। यदि तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसको हम त्रिअकाल की श्रेणी में रख लेंगे, ठीक है ना। उसको किसकी श्रेणी में रख लेंगे? त्रिअकाल की श्रेणी में। हम पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने अकाल के बारे में क्या कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में पड़ने वाले अकाल और सूखा को क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में पड़ने वाले अकाल और सूखा को प्राकृतिक रोग कहा था। भाई सब क्या कहा था? प्राकृतिक रोग कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में पड़ने वाले सूखा एवं अकाल को प्राकृतिक रोग कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसमें उन्होंने 11वीं शताब्दी में पड़ने वाले भीषण अकाल का विस्तृत वर्णन किया है। इस चीज़ को आप समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया। कर्नल जेम्स टोड ने 3 पुस्तकें लिखी थी। कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें। तो उनकी जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था द वेस्टर्न सेंट्रल राजपूत ऑफ इंडिया, जो कि 1823 में लिखी गई थी और मुंबई से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मुंबई से, ठीक है ना, मुंबई से प्रकाशित होती थी। अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की इस पुस्तक की, कौन सी पुस्तक की? जो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने जो ये पहली पुस्तक लिखी थी उसी में उन्होंने 11वीं सदी में पड़ने वाले भीषण अकाल का वर्णन किया है। इस चीज़ को आप याद रख लेना। अगर बात आए कि कर्नल टोड की कौन सी पुस्तक में 11वीं सदी में पड़ने वाले भीषण अकाल का वर्णन किया गया है, तो आप क्या लिखोगे? पहली पुस्तक में, कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक में 11वीं सदी में पड़ने वाले भीषण अकाल का वर्णन किया गया है। आगे हम पुस्तक में लिखेंगे, आगे की जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की वह है दूसरे नंबर की, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। इसमें राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है? राजपूताना भी कहा गया है। इस चीज़ को आप याद रख लेना। और आपको बता दें कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। और साथ में उसको राजस्थान का जो इतिहास होता है, राजस्थान का इतिहास का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है किसको? कर्नल जेम्स टोड को। उन्होंने जो अपनी दूसरी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उन्होंने वो 1829 में प्रकाश करवाई थी इंग्लैंड से, क्योंकि वो इंग्लैंड गए थे। तो 1829 में एक जेम्स ग्रुप था। क्या कौन सा ग्रुप था? जेम्स ग्रुप था। उस जेम्स ग्रुप ने उनकी इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, ठीक है ना। अब उन्होंने लिखती है तीसरी पुस्तक। तीसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल इन इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। समझ में आ रहा है? तो तीसरी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। जो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है वो उन्होंने 1835 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1835 में। और इसको प्रकाशित करवाया था उनकी पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया। तो उसको प्रकाशित किसने करवाया था? उनकी पत्नी जूलिया ने। कर्नल जेम्स टोड की जो ये तीसरी पुस्तक थी ये प्रकाशित हुई थी उनकी मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हुई थी और उनकी पत्नी ने करवाई थी। अब मृत्यु के बाद हुई थी तो समझिए मृत्यु कब हुई थी। तो कर्नल टोड की मृत्यु हुई थी 1835 में, 18 मार्च या 18 नवंबर। दो हमको देखने को मिलते हैं। हमको मार्च वाला पोर्शन भी देखने को मिलता है और नवंबर वाला भी देखने को मिलता है। ये जो है इसके अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। वैसे आपको बता दें यदि आपके पास दोनों सिचुएशन आती हैं, मार्च और नवंबर की, मार्च की भी आती है नवंबर की आती है, तो आपको इसमें से नवंबर को चूज करना है, ना कि मार्च को, ठीक है ना। मार्च को चूज नहीं करना है। लेकिन यदि आपके पास नवंबर नहीं आता है रेयर केस में, और मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी में से कोई एक आता है, तो आप किसको चुनोगे? आप चुनोगे मार्च को। समझ में आ गया ना? तो आप मार्च को चुनोगे। आगे हम पढ़ते हैं विक्रम संवत के बारे में। देखिए विक्रम संवत 1348 में राजस्थान में एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें लोगों ने भूख से तड़प कर दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। समझिए इतना भयंकर अकाल था। 1348 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1348 में पड़ा था। विक्रम संवत था उस समय। आपको बता दें विक्रम संवत क्या होता है। एक कनिष्क नाम का राजा था, जो कि मैंने नीचे लिखा रखा है, पढ़िए इस चीज़ को। एक कनिष्क नाम का राजा था, उसने जो है विक्रम संवत चलाया था। वो 57 विक्रम संवत, समझिए विक्रम संवत अगर आपको निकालना है, सपोज कर एक तो होता है आपको ईसवी सन, ठीक है ना, एक होता है आपका विक्रम संवत जिसको हम बोल सकते हैं VS, ठीक है ना। विक्रम संवत और ईसवी सन में क्या अंतर है? देखिए यदि आपके पास ईसवी सन दे रखा है और आपको विक्रम संवत निकालना है, यदि आपके पास ईसवी सन दे रखा है, विक्रम संवत निकालना है, तो आप ईसवी सन में 57 प्लस कर दो। कितना प्लस कर दो? 57 प्लस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? आपको विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ईसवी सन नहीं दे रखा है, सिर्फ आपके पास विक्रम संवत दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? विक्रम संवत, और आपको निकालना है ईसवी सन, तो आपको करना क्या है? विक्रम संवत में जो
आपको दे रखा है उसमें से आप 57 माइनस कर दो। कितना माइनस कर दो? 57 माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें 1348 के विक्रम संवत की, तो ये बात हो रही है 1348 का विक्रम संवत था। यदि हमको ईस्वी सन निकालना है तो क्या निकालेंगे? 1348 में से आप कितना माइनस करोगे? 57 माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? 57 माइनस करोगे, लगभग आपके पास 1295 यानी कि 1295 ईस्वी सन निकल के आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो विक्रम संवत 1348 में राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों ने यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे दी थी। आपको बता दें ये इतना भयंकर अकाल था कि जो यमुना नदी, जिस तरह से यमुना नदी बहती है, सपोज करिए ये यमुना नदी का बहाव है, तो इस तरह से यमुना नदी बह रही है। तो यहाँ पर जब लोगों ने कूद के जान दी थी तो लोगों की लाशों के ढेर लग गए थे। इस तरह से लाशों का ढेर लग गया था, और इतना ढेर लग गया था कि जो यमुना नदी का पानी था वो क्या हो गया था? अवरुद्ध हो गया था भाई साहब। यमुना नदी का पानी अवरुद्ध हो गया था, यानी कि यमुना नदी का पानी रुक गया था। इतने भयंकर लोग जो है इसमें मरे थे। तो आप समझिए कितना खतरनाक जो है ये अकाल था। लेकिन इससे भी खतरनाक एक और अकाल पड़ा है, वो लगभग आपका 1392 का अकाल था। कितने का अकाल था? लगभग 1392 का अकाल था, जो इससे खतरनाक अकाल था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? ये अकाल मैंने आपको नीचे लिख रखा, समझिए। विक्रम संवत 1392 की बात थी। विक्रम संवत 1392 की बात थी, और तो राजस्थान में पड़ने वाला अकाल इतना भयंकर था कि उस समय मनुष्यों ने इतना केवल पशुओं को मांस खाना शुरू किया था, बल्कि मनुष्य ने मनुष्य का मांस खाया था। इतना भयंकर अकाल। मनुष्यों ने क्या किया था? जो अपने पालतू पशु थे उनका उन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया था। क्या खाना? मांस खाना शुरू कर दिया था, उनको मारना शुरू कर दिया था। इतना ही सीमित नहीं था, लोगों ने क्या किया? जैसे एक मानव है, एक मनुष्य है, तो इस एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का भी मांस खाना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक अकाल आप समझिए, आप इमेजिन कीजिए कितना खतरनाक अकाल हो सकता है उस समय का। ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं विक्रम संवत 1901 और 1900, लगभग 1900 की समझ लीजिए 1900 या 1901 में हुआ था ये विक्रम संवत। अब समझिए विक्रम संवत 1900 चल रहा है, और आपको 1900 में से ईस्वी सन निकालना है। क्या निकालना है? ईस्वी सन निकालना है। तो 57 इसमें से माइनस करोगे, ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो विक्रम संवत 1900 या 1901 की बात थी। उस समय पड़ने वाले विनाशकारी अकाल को क्या कहते हैं? सहसा वधूसा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझ लेना। लगभग 1900 या 1901 में पड़ने वाला अकाल क्या कहलाता है? सहसा वधूसा कहलाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें विक्रम संवत 1956 की, तो विक्रम संवत 1956 में पड़ने वाला अकाल क्या कहलाता है? छप्पनिया अकाल कहलाता है। यानी 1956 में विक्रम संवत चल रहा है, तो 1956 में से 57 घटा दो, 1899 का ईस्वी सन निकल के आ गया। क्या आ गया? 1899 का। मैंने आपको बताया था विक्रम संवत में से 57 घटाना है, क्या निकल के आ जाएगा? ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो विक्रम संवत में 1956 की बात थी, तो उसको छप्पनिया काल कहा गया। ठीक है ना। और बात करें छप्पनिया काल की, तो छप्पनिया काल 1956 में तो हुआ विक्रम संवत, और ईस्वी सन 1899 था। मूल रूप से जो छप्पनिया काल था, मूल रूप से छप्पनिया काल त्रिअकाल था। कौन सा काल था भाई साहब? त्रिअकाल था। इसमें तीनों चीज़ों की कमी हो गई थी, अन्न जल, और तीनों जो है आपका अन्न है, अन्न की कमी हो गई थी, जल की कमी हो गई थी, और साथ में आपके चारा जो है, चारा की कमी हो गई थी। देखिए तीनों चीज़ों की कमी हो गई थी। किसमें? त्रिअकाल छप्पनिया काल में। किसमें? त्रिअकाल या छप्पनिया अकाल में तीनों चीज़ों की कमी हो गई थी। अगर बात क्वेश्चन आए आपके पास कि छप्पनिया अकाल कैसा अकाल था, छप्पनिया अकाल कैसा अकाल था, आपके पास आएगा अन्न काल, जल अकाल, या फिर त्रिअकाल। तो आप ऑप्शन में क्या चुनोगे? त्रिअकाल था। कैसा अकाल था? त्रिअकाल था। छप्पनिया अकाल कैसा अकाल था? त्रिअकाल था। ठीक है ना। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। अब हम पढ़ने वाले कुछ अकाल, जिस तरह से मैंने आपको 5 प्रकार के अकाल पढ़ाए थे, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के अकाल होते हैं, जैसे कि सहसा वधूसा अकाल आया था, कि जो लगभग 1900 में या 1901 में जो अकाल पड़ा था उसको क्या कहते हैं? सहसा वधूसा अकाल कहते हैं। इस तरह से और कुछ अकाल है, उनको पढ़ लीजिए, आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है। तो समझिए, एक है चालीसा काल जो लगभग 1983 ईस्वी में आया था। दूसरा था पंचाकाल जो लगभग 1812 से लेकर के 13 ईस्वी में आया था। और जो तीसरा काल है वो है मैक्रोडाउट अकाल जो लगभग 2002 से 2003 की समथिंग आया था। और बात करें स्थायी पाउडा अकाल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको याद कर लेना। स्थायी पाउडा अकाल, स्थायी पाउडा अकाल अनावृष्टि के कारण होता है भाई साहब। किसके कारण होता है? अनावृष्टि के कारण। क्वेश्चन आ सकता है कि अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल क्या कहलाता है? आपके पास आ जाएंगे उसमें चालीसा काल, पंचकाल, मैक्रोकाल और स्थायी पाउडा अकाल। आप क्या चुनोगे? स्थायी पाउडा अकाल। किसके कारण? अनावृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाला अकाल स्थायी पाउडा अकाल कहलाता है। ठीक है ना।
अब समझिए अतिवृष्टि और अनावृष्टि होते क्या हैं। देखिए वर्षा की कमी को तो बोलते हैं अनावृष्टि और वर्षा की अधिकता को बोलते हैं अतिवृष्टि। आपको बता दें वर्षा की कमी के कारण अकाल आ सकता है। क्या आ सकता है? अकाल आ सकता है। लेकिन यदि वर्षा की अधिकता हो जाती है, ये क्या हो जाती है? यदि वर्षा की अधिकता हो गई तो अकाल आने की संभावना बहुत कम होती है। वैसे आती नहीं है, वर्षा की यदि अधिकता हो जाती है तो वो जो हमारी फसल होती है किसानों की, वो उस फसल का नुकसान हो जाता है, जिसको बोलते हैं फसल का जलना। क्या बोलते हैं? उसको हम फसल का जलना कहते हैं कि हमारी फसल जल गई है अधिक वर्षा के कारण। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझ लेना। राजस्थान में अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ना सबसे प्रमुख कारण क्या है। समझिए राजस्थान में अकाल पड़ने का सबसे प्रमुख कारण है वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अपर्याप्तता। यानी कि समझिए वर्षा की अनिश्चितता क्या होती है? वर्षा की अनिश्चितता होती है कहीं कहीं तो जो राजस्थान में बरसात है वो 18 सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर होती है, कहीं 25 से 35 सेंटीमीटर हो जाती है, वो कहीं कहीं 50 सेंटीमीटर हो जाती है। तो होती है वर्षा की अनिश्चितता। अपर्याप्तता का है, अपर्याप्तता का मतलब है जब हमको ज़रूरत होती है बरसात की तो बरसात होती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जब बरसात की जरूरत नहीं तब बरसात खूब पड़ती है। तो इसको बोलते हैं बरसात की अपर्याप्तता। किसकी वजह से होती है? वैसे ये होती है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अरावली पर्वतमाला की वजह से हमको ये जो अपर्याप्तता वाला पोर्शन है ना, इसकी हमको समस्या या इसकी मार झेलनी पड़ रही है अरावली पर्वतमाला की वजह से, क्योंकि वो दक्षिण से बात करें, दक्षिण से उत्तर की तरफ फैली हुई है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। इस तरह से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है इस तरह से। और इसी तरफ से मानसून आते हैं तो मानसून सीधे निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास वर्षा की अपर्याप्तता हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उसको समझ लेना। ज्योग्राफी वाले टॉपिक में हम इसको समझा देंगे। भौगोलिक विभाजन का टॉपिक है ये। आगे हम पढ़ते हैं भौगोलिक कारण क्या हो सकते हैं किसके, अकाल के भौगोलिक कारण कौन कौन से थे। भौगोलिक कारण पहला कारण पढ़ते हैं प्राकृतिक कारण। कौन सा कारण है? प्राकृतिक कारण। समझिए प्राकृतिक कारण क्या है? वनों की कमी, यानी कि यदि वनों की कमी होती थी तो हम अकाल की जो है मार झेलनी पड़ती है। किसकी? अकाल की मार झेलनी पड़ती है वनों की कमी के कारण। तो वनों की कमी प्राकृतिक कारण में है। नित्यवाही नदियों की कमी, यानी कि 12 मासी नदियाँ होती हैं, जो 12 मासी नदियाँ होती हैं उनकी कमी हो गई है, वो लगभग लुप्त सी हो गई है। क्या हो गई है? वो लगभग लुप्त सी हो गई है नित्यवाही नदियाँ। ठीक है ना, और राजस्थान में देखने को बहुत ही कम मिलती है ही नहीं है, ये समझ लीजिए। दूसरा, ये नदियों की कमी। शुष्क जलवायु, राजस्थान में शुष्क जलवायु देखने को मिलती है क्योंकि बरसात नहीं होती है, शुष्क जलवायु होती है। शुष्क जलवायु अगर मैंने आपको याद हो तो बताया था कि शुष्क जलवायु आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ये राजस्थान का नक्शा है और शुष्क जलवायु आपको पश्चिम वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क जलवायु देखने को मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर बरसात नहीं होती है। देखिए राजस्थान में लगभग 61% जो क्षेत्र है वो मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है या शुष्क प्रदेश है। और यहाँ पर लगभग 40% जो है जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, शुष्क मरुस्थल है और 40% जो है जनसंख्या निवास करती है। आगे जो हम कारण पढ़ने वाले हैं, अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? यानी कि सिंचाई के साधनों की कमी सबसे बड़ा। पर सिंचाई के साधन नहीं है तो सिंचाई के साधन नहीं तो फसल में तो कमी उत्पन्न होगी, फसल में कमी होगी तो अकाल आने की संभावना। कौन सा अकाल आएगा? फसल की वजह से अन्न अकाल। याद रखना, फसल की वजह से अन्न अकाल आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास सिंचाई की जो है साधनों की कमी है। कमजोर अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? आर्थिक स्थिति कमजोर है। हम बेटर जो है सामान उपलब्ध नहीं करा पा सकते। जो हमारे सिंचाई के लिए अच्छी अच्छी जो उपलब्ध उपकरण हैं वो हम नहीं ला सकते। दूसरा, पशुपालन की पिछड़पन। जो पशुपालन का जो पिछड़ापन है ये क्यों है? देखिए पशुपालन का पिछड़ापन इसलिए, यदि पशुपालन नहीं होगा तो हमारे पास बहुत सारे खाद्यान्नों की जो खाद्यान्न पदार्थ जो हमें पशुपालन के दुग्ध उत्पादन से मिलते हैं उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो पशुपालन की जो है पिछड़ापन भी हमको देखने को मिलता है। तो कमी ही को अकाल बोलते हैं, कमी को क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं, यानी कि अभाव बोलते हैं। चलो यदि सूखा नहीं आएगी पशुपालन, मान लीजिए पशुपालन की वजह से सूखा नहीं आई, लेकिन अकाल तो आ सकता है। अकाल तो आ सकता है जिसको हम बोल सकते हैं दुग्ध अकाल। ठीक है ना, और दुग्ध अकाल की वजह से श्वेत क्रांति भी आ सकती है। कौन सी क्रांति आ सकती है? श्वेत क्रांति भी आ सकती है और आई भी है। श्वेत क्रांति आई भी है, वो हम आपको जो है अगले टॉपिक में समझा देंगे कि श्वेत क्रांति क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं? समझिए मानवीय कारण यानी पारिस्थितिकी असंतुलन। जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसका असंतुलन बना हुआ है, जिसका जो संतुलन है वो बना नहीं हो। कहाँ पर वनों की कटाई अनाधुंध हो रही है तो कहीं पर नित्यवाही नदियों का जो है रुकाव हो गया है, कहीं पर जो 12 मासी नदियों का प्रवाह नहीं हो रहा। तो ये पारिस्थितिकी असंतुलन है। और कहीं पर जो है मिट्टी खूब है, उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? उसका खोद खोद के उसको खनिज पदार्थ जो है उसके खत्म किए जा रहे हैं, यानी कि जो उसके पोषक तत्व है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मानवीय कारण है। मानव की वजह से हो रहा सब कुछ। दूसरा है हमारी वनों की अनियमित कटाई जो पारिस्थितिकी कारणों में आती है, मैंने आपको बता दी है। भूजल का अनाधुंध विदोहन,
जो हमारे जो पृथ्वी के अंदर का जो भूजल है उस भूजल का अंधाधुंध विदोहन हो रहा है। यदि भूजल के अलावा हम इसकी बात करें कहीं पर पाइपलाइन डली हुई है गैस की, तो लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं और अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, बिना किसी धोखा चोरी से कनेक्शन जोड़ लिया। तो इस तरह से भूजल की जो है अंधाधुंध विदोहन हो रहा है। या फिर जो हमारे बोरवेल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बोरवेल लग रहे हैं, उनको बोरवेल तो जो है खुदवा लेते हैं, लेकिन जो उनका जो जल है वो उसको अनाधुंध उसका विदोहन करते हैं, ठीक है, उसको अनाधुंध फैलाते हैं। इस तरह से समझ लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अकाल से निपटने के लिए क्या क्या उपाय जो है सरकारी उपाय होने चाहिए। समझिए, अकाल से निपटने के लिए कौन कौन से सरकारी उपाय होने चाहिए, हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। समझिए, लावारिस, आवारा और असहाय पशुओं को संधारण हेतु पशु शिविर खोलना चाहिए, ठीक है ना, पशुओं के लिए एक शिविर खोलना चाहिए ताकि इन पशुओं की जो सुरक्षा की जा सके। दूसरा है विधवा जो महिला है, विकलांग जो है, या पेंशनर्स, जो विधवा महिला है, विकलांग, जो पेंशन के लिए सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, सिर्फ पेंशन पर डिपेंड है, उनके लिए पेंशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, उनके लिए पेंशन के साथ गेहूं का अनुग्रह सहायता प्रदान होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए गेहूं दे देनी चाहिए ताकि उनको जो है अन्न अकाल जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आवियाना कर माफ कर देना चाहिए। दोस्तों, जो आवियाना कर होता है वो एक सिंचाई शुल्क होता है। जब सिंचाई शुल्क माफ हो जाएगा तो हमारी जो है फसल की जो है आमदनी तो अधिक हो जाएगी और फसल की जो लागत है वो हो जाएगी कम। तो इसकी वजह से हमको एक समझिए, लागत हो गई हमारी कम, लागत हो गई कम और आमदनी जो हो गई वो हो गई अधिक, और लागत कम और आमदनी अधिक हो गई तो इसका मतलब हमारे पास जो अकाल से निपटने का एक अच्छा उपाय है, हमको ज़्यादा अकाल का जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है महामारियों को फैलने से रोकने के लिए दवाइयों और संक्रमण रोधकों की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारी महामारियाँ फैल जाती हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि महामारियाँ फैलने से हमारे काम धंधे हो जाते हैं बंद, हमारे जो पैसे हैं उनको हम महामारी में दिखाने में खर्च हो जाते हैं, तो इससे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। तो इसलिए हमको अच्छी अच्छी दवाइयों और संक्रमण रोधकों की व्यवस्था करनी चाहिए, वो भी सरकारी होनी चाहिए। कैसी दवाई होनी चाहिए, सरकारी दवाई होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि प्राइवेट दवाई अगर होंगी तो लोगों में आर्थिक स्थिति जो होगी कमज़ोर रहेगी। अगर बात करें अभावग्रस्त जिले कौन कौन से, जो भी जिले अभावग्रस्त हैं, मैंने आपको बताया सरकार की नज़र में जो अभावग्रस्त का मतलब होता है अकाल, यानी कि अकालग्रस्त जिले जिनमें अकाल आ चुका है उनका पंजीकृत जो गौशाला हैं उन गौशाला को अनुदान देना चाहिए, क्योंकि अकाल जब पड़ता है तो पशुओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन यदि अकाल 2-4 जिलों में पड़ता है, और आपको पता है हमारे पास 32-33 जिले हैं, तो 33 जिलों में यदि 2-4 जिलों में अकाल पड़ता है तो उसकी समस्या से हम आराम से जो है सुलझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको उसमें ये विशेष ध्यान देने चाहिए, जो गौशाला हैं, बाकी जो गौशाला हैं उनको गौशालाओं के लिए अनुदान यानी कि पैसे देने चाहिए ताकि जो है पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके। पशुओं को क्या रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। पशु जो है हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमको इनकी जो गौशाला है उनके लिए अनुदान देना चाहिए। किसको देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, सरकार को गौशाला अनुदान देने चाहिए हर साल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनको जो है अनुदानों से निपट सकते हैं। ये हमारे जो है जो समस्या से सुलझने के उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, जो सरकार कर सकती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2। जब पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं और कौन कौन सी योजनाएं बताई हैं। ये सारा कुछ हम आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। मिलते हैं 2nd पार्ट में। लेकिन दोस्तों आपसे इतना निवेदन है कि इस जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है इसको आप उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिनकी इसको ज़रूरत है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये जो सारे के सारे नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन नोट्सों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई, क्योंकि इनसे बाहर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। अब तक के सारे क्वेश्चन इन नोट्सों से आए हैं। और दूसरा पॉइंट, आप इस भ्रम में मत रहना कि इससे कुछ आएगा नहीं आएगा, मेरी गारंटी है इसी से आएगा। अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो वो इसी से आप कर दोगे, इसके बेस पर आप कर दोगे। इसलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियो को अच्छी मतलब कई बार देख लेना। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखो, 3 बार देखो, इसको आप देख लेना कितनी भी बार, लेकिन समझ लेना। तब तक आपको 2nd पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके आएंगे। और आपसे इतना निवेदन है कि आप जो हमारे ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और नहीं वीडियो को लाइक करते हो, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन मैं जितना आपको दे रहा हूँ 100% दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो एक अच्छे से अच्छे जो टीचर के RS लेवल के दोस्तों ये नोट्स हैं, RS लेवल के नोट्स लेके आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सा अच्छा जो मैटर मिल सके और आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।